नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की क्लास में हम धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपनी पिछली क्लासों में धातुओं के बारे में और इससे पहली वाली क्लास में हमने जो हाइड्रोजन अधातु है उसके बारे में पढ़ा। आज हम हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जल है, जल से पृथ्वी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि जल की प्रकृति कैसी होती है, या जो जल की कठोरता का क्या कारण है, या कठोरता को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, या जल की संरचना किस प्रकार होती है, या जल को जो जल में जो जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं उनको नष्ट किन किन विधियों द्वारा किया जा सकता है, ये पृथ्वी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आज हाइड्रोजन का जो यौगिक है जल H2O इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जल वाटर, इसका जो अणुसूत्र है, जल का जो अणुसूत्र है वो H2O होता है, H2O। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसका अणुभार देख के हम जल का अणुभार तो 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन कितना 1 और 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो 2 प्लस 16 बराबर 18। तो जल का जो अणुभार है वो 18 होता है। और आगे हम जल में पढ़े, जल का जो पीएच है वो 7 होता है, अर्थात जल आपके उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। आगे जो हम बात करें वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो जल है उसकी प्रकृति उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल कैसा ऑक्साइड है? जल उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। जल एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या है? जो जल है वो आपके अम्ल के साथ क्षार की भांति व्यवहार करेगा। यदि जल है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वहां पर ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा, और यदि जल क्षार के साथ अभिक्रिया करे तो वहां पर जल है वो अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इस बात को समझना कि जल अम्लों के साथ क्षार की भांति तथा जल क्षार के साथ अम्लों की भांति व्यवहार करता है। इस कारण तो जल की प्रकृति होगी वो कैसे, किस प्रकार का ऑक्साइड है भाई? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये जो क्वेश्चन है पृथ्वी परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जल किस प्रकार का ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है या उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आपका उत्तर होना चाहिए उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि जल है वो अम्ल के साथ क्षार की भांति तथा क्षार के साथ अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इस प्रकार इसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड है। और हम आगे बढ़े जल में, तो आपके जल है वो एक सार्वत्रिक विलायक है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है। सार्वत्रिक विलायक का मतलब क्या है? जल में किसी भी यौगिक को घोला जा सकता है। जल किसी भी यौगिक को घोलने की क्षमता रखता है, किसी भी पदार्थ को घोलने की क्षमता रखता है। इस कारण जल को सार्वत्रिक यौगिक, सार्वत्रिक विलायक कहा गया। जल को सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कभी कभार पूछ रहे कि सार्वत्रिक विलायक की संज्ञा किसे दी गई है, तो जल की। तो अभी हमने ये जो चीजें पढ़ी कि जल का अणुसूत्र H2O, इसका अणुभार है वो 18 होता है, इसकी pH 7 होती है, उदासीन। साथ में जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और जल को सार्वत्रिक विलायक कहा गया है। आगे हम देखते हैं जल में और चीजें, तो इधर देखना, जो शुद्ध जल होता है, जो शुद्ध जल होता है वो आपके विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को ध्यान रखना, शुद्ध जल है विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात शुद्ध जल में करंट नहीं आता है। शुद्ध जल में करंट नहीं आता है, परंतु यदि जल आपके अम्लीय या लवणीय या हम बोल सकते हैं अशुद्ध हो, तो वो आपके विद्युत का क्या होगा? वो आपके विद्युत का सुचालक होगा। विद्युत का सुचालक होगा, अर्थात उसमें करंट आएगा। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना कि जो शुद्ध जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु अम्लीय, किसी जल में अम्ल मिला हुआ हो या लवणीय कोई लवण मिला हुआ हो, या जो अशुद्ध है, अशुद्ध युक्त जल है
वो आपके विद्युत का सुचालक होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एग्जाम में एक ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि जल का शुद्ध रूप क्या है। जल का शुद्ध रूप मतलब किस जल को शुद्ध माना गया है, तो वर्षा जल को शुद्ध रूप माना गया। वर्षा जल, जल का शुद्ध रूप कौन सा भाई, वर्षा जल है। जो बारिश या वर्षा के कारण हमें जो जल प्राप्त हो रहा है वो शुद्ध जल है, उसको शुद्ध जल माना गया है। लेकिन वर्तमान में आपके वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण वायुमंडल में SO2 और NO2 गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिससे जो जल है वो कैसा हो गया, वर्षा का जल कैसा हो गया, वर्षा का जल है अम्लीय हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ी मेरी बात को समझना कि हालांकि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि निम्न में से जल का कौन सा शुद्धतम रूप है, तो आपको टिक करना है वर्षा जल। वर्षा जल को शुद्धतम रूप कहा गया है, परंतु वर्तमान में पर्यावरण में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस कारण वायुमंडल में SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ रही है, जिसके कारण वो वर्षा का जल कैसा हो गया, आपके अम्लीय हो गया। और इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से हमें चर्म कैंसर होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जो अम्लीय वर्षा हो रही है उसके कारण जो मनुष्य है उसको लगातार चर्म कैंसर, जो त्वचा का कैंसर है, वो लगातार उसका खतरा बढ़ता जा रहा था। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है, तो दो हैं, एक तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और एक है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी, दो याद रखना, एक तो SO2 और एक है NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड आपके जल में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न करेगा और NO2 आपके जल के साथ नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न कर देगा। इस बात को समझना कि यदि जो बारिश का जल है उसके साथ SO2 मिल जाए तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा, और यदि NO2 मिले तो जल में कौन सा, नाइट्रिक अम्ल उत्पन्न हो जाएगा। और ये दोनों जो एसिड है बहुत ही खतरनाक है, इस कारण हमारे त्वचा जो कैंसर हो सकता है, चर्म कैंसर होने की संभावना बढ़ गई। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें, इन दोनों को याद रखना। आगे बढ़ते चलिए जल के बारे में। आपको जल का क्वथनांक पूछे, जल का क्वथनांक मतलब वह ताप जिस पर जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या जल उबलना प्रारंभ कर देता है, उसे जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है। जल का बॉइलिंग पॉइंट याद रखना कितना होता है भाई, आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप केल्विन में देखो तो 373 केल्विन, अगर आप फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तीनों वैल्यू याद रखना कि जल का क्वथनांक है वो डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन पैमाने में 373 केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यदि हम जल का हिमांक मतलब जल किस ताप पर जमता है या जल का गलनांक किस ताप पर जो बर्फ है वो पुनः पानी में बदल जाएगी। अगर आपको हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट FP और गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट MP पूछे तो उसका उत्तर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पूछे तो 273 केल्विन और फ़ारेनहाइट में पूछे तो आपके 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बात को याद रखना, किसी में भी पूछा जा सकता है। जल का क्वथनांक, हिमांक और गलनांक आपको याद रखना है। ये बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? अब हम और आगे बात करते हैं कि जो हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में 65 से 70% क्या पाया जाता है, जल पानी पाया जाता है। मानव शरीर में 65 से 70% क्या है, पानी जल पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है क्या? यहाँ तक बातें समझ में आ जानी चाहिए। जल का क्वथनांक पूछ जा सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ जा सकता है, केल्विन पैमाने में पूछ जा सकता है और डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछ जा सकता है। तीनों पैमाने में आपको क्वथनांक, गलनांक और हिमांक याद कर लेना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते देखना, थोड़ा आपको एक और क्वेश्चन जल के बारे में पूछा जा सकता है
जब हमने जल का असामान्य व्यवहार टॉपिक पढ़ा, उसमें पढ़ा कि जल का जो आयतन है, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। तो जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होगा तो घनत्व क्या होगा? अधिकतम। घनत्व क्या होगा? अधिकतम। ये बात ध्यान रखना कि जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होता है। तो ये एग्जाम क्वेश्चन पूछ जा सकता है कि जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? उत्तर आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बातें हमने जल के बारे में पढ़ी। जो भी चीजें पढ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। कहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है? एक तो आपको जल की जो प्रकृति वो पूछी जा सकती है, किस प्रकार की प्रकृति है? भाई उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल किस प्रकार का ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना, जो शुद्ध जल है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, परंतु अम्लीय और लवणीय या अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और वर्षा जल को जल का शुद्धतम रूप माना गया है, लेकिन वातावरण में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ने के कारण वो कैसा हो गया? अम्लीय। इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें एग्जाम में बार बार पूछी गई है। 2 है SO2 और NO2। SO2 मिलती है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा, NO2 मिलती है तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा। फिर आपको जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और हिमांक और गलनांक तीनों पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड या आपके केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट में याद रखने। और साथ में ये चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक बार इनको नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखना, हम जल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और जो जल का अणुसूत्र है उसमें आपको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जा सकता है। तो जल का अणुसूत्र है H2O, इसमें आपको हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जा सकता है। और जो अनुपात है वो 2 तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो आयतन के अनुसार और एक भार के अनुसार। एक तो आयतन के अनुसार जिसे हम बोलेंगे आयतनानुसार, और एक भार के अनुसार मतलब भारानुसार। तो आयतन के अनुसार कैसे होगा देखना। आयतन के अनुसार संख्या देखो, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। तो आयतन के अनुसार जो अनुपात होगा वो 2:1 होगा। और भार के अनुसार जो अनुपात होगा वो देखना कि जो जल के अणु में जो परमाणु आ रहे हैं उनका भारों का अनुपात क्या होगा? तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 × 1 लिखेंगे अनुपात। ऑक्सीजन कितना है? 1, और 1 का परमाणु भार कितना था? 16। तो 2:16 कट के क्या आएगा? 1:8। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आपको जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछे, यदि आयतन के अनुसार पूछ रहा है तो उसका उत्तर होगा 2:1, और यदि वो भार के अनुसार पूछ रहा है तो इसका उत्तर होगा 1:8। इस बात को याद रखना। यदि हम जल की संरचना की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी तो समझना थोड़ा। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड होते हैं जिसे हम संयोजी बंध कहते हैं, और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऑक्सीजन पर ये जो 2 है वो क्या है? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लॉन पेयर। जल की संरचना में 2 संयोजी बंध और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं।
और ये आपको पूछ जाएगा कि जल की संरचना में जो बंध कोण है वो कितना होता है, वो होता है 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। तो जल की संरचना में जो बंध कोण होता है वो कितना होता है भाई, 104.5 डिग्री। और इसकी संरचना को आप देखो, इसकी संरचना किस प्रकार दिखाई दे रही, थोड़ा देखना। इसकी संरचना आपको ऐसे दिखाई दे रही है, उल्टा वी। इसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, इसकी अगर आपको संरचना की आकृति पूछे, संरचना की आकृति पूछे तो हमारा उत्तर होगा एक तो वी शेप, एक तो वी शेप, वी जैसी होती है, दूसरा बंकित, या तीसरा कोणीय। चिन्हों पे ध्यान रखना कि जो जल की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसकी आकृति वी शेप, कोणीय या बंकित होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना कि जल की संरचना में जो ऑक्सीजन है इसका संकरण sp3 होता है। इसका जो संकरण है वो क्या होगा भाई, sp3 होगा, sp3 होगा। यहां तक बात समझ में आ रही क्या? जल की संरचना इस प्रकार होती है। जल की संरचना में ये जो बंध कोण है वो याद रखना कितना होता है भाई, जल की संरचना में जो बंध कोण है वो आपके 104.5 डिग्री होता है और इसकी आकृति वी शेप, बंकित या कोणीय होती है। और जल की संरचना में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण sp3 होता है। आगे देखना थोड़ा, ये जो जल है वो एक प्रकार का ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु का समझना थोड़ा, ध्रुवीय अणु है तो ऑक्सीजन जो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा और जो हाइड्रोजन परमाणु है वो धनावेशित हो जाएगा। इस बात को समझना। और इसी के कारण हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, थोड़ा समझना कैसे। ये दूसरा जल का अणु है, इसके मध्य जो ये बॉन्ड बनेगा, ये बंध क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन बंध। इस बात को ध्यान रखना कि जल एक ध्रुवीय अणु है, इस कारण जल के दो अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। और हाइड्रोजन बंध बहुत ही दुर्बल होता है, बहुत ही दुर्बल होता है। किस किस के मध्य बनता है, आपके ध्रुवीय हाइड्रोजन और ध्रुवीय ऑक्सीजन के मध्य हाइड्रोजन बंध बनता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये हमने जल की संरचना के बारे में पढ़ा, एक मिनट इसको नोट करो। उसके बाद हम जल के प्रकार पढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और जल के प्रकारों के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं जल के प्रकार से। जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल या कठोर जल। अब देखना मृदु जल क्या होता है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग देता है वो क्या कहलाता है, आपके मृदु जल कहलाता है। तो हम लिखेंगे ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग देता है, आसानी से जाग देता है, वो क्या कहलाता है, मृदु जल। एग्जाम्पल जैसे आपके आशुद्ध जल, वर्षा जल या प्रदूषण रहित नदी का जल, प्रदूषण रहित नदी का जल, नदी का जल। बात समझ में आ रही है क्या? जो अशुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर, या जो वर्षा का जल है या प्रदूषण रहित नदी का जल है, वो साबुन के साथ आसानी से जाग देता है, इसका नाम क्या कहलाएगा, मृदु जल। और कठोर जल वह जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग नहीं देते हैं, वह जल जो साबुन के साथ आसानी से जाग नहीं देते हैं और मलपेन या अवशेष बना देते हैं। थोड़ा समझना, वह जल जो साबुन के साथ जाग नहीं देते हैं
और मलपैन या अवशेप, मलपैन का मतलब थोड़ा समझना मैं अभी बताऊंगा, मलपैन या अवशेप बना लेते हैं। मलपैन का मतलब है जो भी गंदगी है, जो भी कपड़े के अंदर मैल है, उसके चारों ओर चिट्टा जम जाएगा, वो एक ऐसा मतलब चिपचिपा पदार्थ बना लेगा, उसे हम बोलते हैं मलपैन। लेकिन उस गंदगी को हटाएगा नहीं, या उसको हम बोलते हैं अवशेप। बात समझ आ गई क्या? कठोर जल है वो साबुन के साथ जाग नहीं देते हैं और मलपैन और अवशेप बना देते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कठोर जल की कठोरता का कारण क्या है? कठोर जल की जो कठोरता है उसका कारण क्या है? भाई क्या कारण है कि जो कठोर जल है वो साबुन के साथ जाग नहीं दे रहा है और मलपैन या अवशेप बना रहा है? उसका कारण देखना, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के एक तो बाइकार्बोनेट, एक सल्फेट और एक क्लोराइड लवण घुले होने के कारण कठोर जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के एक तो बाइकार्बोनेट HCO3, एक सल्फेट SO4 और एक क्लोराइड लवण घुले होते हैं। इस कारण वो साबुन के साथ जाग नहीं देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जल की कठोरता का कारण क्या है? जल की कठोरता का क्या कारण है भाई? कि जल में मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले हुए होते हैं। इस कारण वो साबुन के साथ जाग नहीं देता है और मलपैन या अवशेप बना लेगा। ये बात समझ आ गई। अब जल की कठोरता है वो दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जिसे हम बहुत ही साधारण विधि द्वारा दूर कर सकते हैं, और एक आपके स्थायी कठोरता जिनको प्रयोगशाला में प्रायोगिक विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, और इनको किन किन विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। इन विधियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, कठोरता को पुनः दो भागों में बांटा गया है। इस कठोरता को पुनः दो भागों में बांटा गया है। एक जल की अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, और एक जल की स्थायी कठोरता। यहां तक बात समझ आ रही क्या? अब देखना, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? यदि कठोर जल में केवल और केवल आपके बाइकार्बोनेट लवण घुले हुए हो, बाइकार्बोनेट लवण घुले हुए हो, इस प्रकार की कठोरता को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार की कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। तो जल की अस्थायी कठोरता कारण क्या है? यदि जल में केवल और केवल आपके बाइकार्बोनेट HCO3, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण घुले हो, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के आपके बाइकार्बोनेट लवण घुले हुए हो, तो इस प्रकार की कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। और यदि जल में आपके मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट लवण, क्लोराइड लवण या नाइट्रेट लवण घुले हुए हो, तो इस प्रकार की कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। बात को समझना, यदि आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि जल की कठोरता का कारण क्या है, उत्तर आएगा मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले होने कारण। यदि आपको ऐसा पूछे कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, उत्तर आएगा कि केवल मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले हुए होते हैं। यदि जल की स्थायी कठोरता का कारण पूछे तो उत्तर आएगा मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट लवण घुले होने के कारण होती हैं। अब आगे बढ़ते, इसमें ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने की कौन सी विधि है। पहली तो है बहुत ही आसान तरीके से जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। पहली है जल को उबाल कर या गर्म करके, जल को उबाल कर या गर्म करके उसकी आपके अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है। बात समझ गई। दूसरा, जल में बुझा हुआ चूना जिसे हम बोलते हैं CaOH2 मिलाकर,
जल में बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ये क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की 3 विधियां हैं। जल की स्थायी कठोरता है उसको दूर करने की 3 विधियां हैं। ये विधि हम इधर पढ़ रहे हैं, वहां पर हमारे पास जगह नहीं है, थोड़ा देखना। पहली विधि है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा या जिसे हम धावन सोडा या जिसे हम धोने का सोडा, धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2 Na2CO3 10H2 होता है आपके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है मिलाकर। बात समझ में आ गई क्या? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी विधि थोड़ा देखना, यहां पर मैं बता रहा हूं। दूसरी विधि का नाम है परम्यूटेट विधि। परम्यूटेट या इसे आयन विनिमय विधि भी कहते हैं। आयन विनिमय विधि, आयन विनिमय विधि भी कहते हैं। इसमें एक परम्यूटेट या जियोलाइट यौगिक होता है जिसका फॉर्मूला Na2Al2Si2O3। इसको बोला जाता है जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट। जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट को परम्यूटेट या जियोलाइट यौगिक कहा गया है। और परम्यूटेट या जियोलाइट मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। ये भी आपको याद करना है। एक तो यही है कि वॉशिंग सोडा या धावन सोडा मिलाकर, दूसरा ये भी है कि परम्यूटेट या जियोलाइट जो यौगिक होता है उसको मिलाकर भी आप जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और ये जो होता है Na2Al2Si2O3 इसको हम बोलते हैं जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट। ये मिलाकर भी जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। आगे देखते थोड़ा, एक और विधि आती है कैलगॉन विधि। कैलगॉन विधि, और कैलगॉन विधि में क्या करते हैं, एक सोडियम का यौगिक आता है जिसको हम कैलगॉन कहते हैं। और कैलगॉन का फॉर्मूला होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो Na2PO3 6। बात समझ में आ गई क्या? कैलगॉन विधि द्वारा भी हम जल की स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। कैलगॉन क्या होता है, एक सोडियम का यौगिक होता है। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट को हम कैलगॉन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला Na2PO3 होल कितना 6 हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, ये मिलाकर भी जल की आपके स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। और ये धावन सोडा वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये हमने जल के प्रकारों के बारे में पढ़ा कि जल के 2 प्रकार होते हैं, मृदु जल और कठोर जल। कठोर जल क्या होता है, जो साबुन में झाग नहीं देता। कठोरता का कारण एग्जाम पूछ जा सकता है। कठोरता 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी का कारण क्या, स्थायी का कारण क्या, इनको दूर करने की कौन कौन सी विधियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक ये रहा, जल की अस्थायी कठोरता को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है, तो बुझा हुआ चूना। और जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर करेंगे, धावन सोडा मिला दो, परम्यूटेट जियोलाइट पदार्थ मिला दो या कैलगॉन मिला दो। तीनों मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। इस बात को समझ लेना, एक बार इसको नोट करो, उसके बाद हम और चीजें जल के बारे में पढ़ते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूं।
चलिए, जल को जीवाणु रहित करने की विधियां। जल को जीवाणु रहित करने की विधियां, जीवाणु रहित करने की विधियां। एग्जाम पूछ जा सकता है कौन कौन सी विधियों द्वारा हम जल को जीवाणु रहित कर सकते हैं। तो पहला है पराबैंगनी किरणों द्वारा। पराबैंगनी किरणों द्वारा जो यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें, उनका उपयोग करके जल को जीवाणु रहित किया जा सकता है। और ये जो पराबैंगनी किरणें हैं सूर्य के प्रकाश के साथ आती हैं और इससे हमारी त्वचा को नुकसान हो सकता है और चर्म रोग होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन हम इसका यूज कैसे करेंगे, एक थोड़ा देखना, एक मरकरी आर्क लैंप आता है, मरकरी आर्क लैंप, उसके द्वारा पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न किया जा सकता है। तो मरकरी आर्क लैंप द्वारा पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करेंगे और उसको जल में प्रवाहित करेंगे, जिससे जो जल के जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। इस बात को समझना। दूसरा है ओजोनीकरण द्वारा। ओजोनीकरण द्वारा जो ओजोन होती है O3, जो आपके ऑक्सीजन का अपरूप है, त्रिपरमाणविक है, जिसकी गंध है वो सड़ी हुई मछली जैसी आती है, उसके द्वारा भी हम जल को जीवाणु रहित कर सकते हैं। तो ओजोनीकरण द्वारा भी जल को जीवाणु रहित किया जा सकता है। ओजोन गैस O3 प्रवेश करके हम जल के अंदर जो जीवाणु उत्पन्न हुए उनको नष्ट कर सकते हैं। तीसरा है क्लोरीनीकरण द्वारा, मतलब जल में क्लोरीन गैस प्रवेश करके भी जल को जीवाणु रहित कर सकते हैं। और क्लोरीन गैस कैसे प्रवेश करेंगे, जल में हम ब्लीचिंग पाउडर, जल में हम ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला CaOCl2, जिसके दो रासायनिक नाम हमने पढ़ा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, मिलाकर भी जल की अंदर जो जीवाणु है उनको नष्ट किया जा सकता है। अगला है जल में हम लाल दवा मिलाकर, लाल दवा क्या होती है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला KMnO4-। तो जो जल में लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर भी हम जल को जीवाणु रहित कर सकते हैं। और पांचवा है जल में हम फिटकरी पोटासैलम, और फिटकरी क्या भाई, आपके पोटेशियम तथा एल्यूमिनियम का सल्फेट लवण है। इसके फॉर्मूले को हम कैसे बनाएंगे, हमने जब एल्यूमिनियम के यौगिक पढ़ा तो वहां पर फिटकरी के बारे में पूरा पढ़ा था। और जल में यदि आप फिटकरी पोटासैलम जिसे कहते हैं मिलाते हो, इसका फॉर्मूला एक बार देख लो, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24H2। तो जल में आप फिटकरी या पोटास एलम मिलाकर उसके अंदर जो जीवाणु उत्पन्न है उनको नष्ट किया जा सकता है। तो जल को जीवाणु रहित करने की ये 5 विधियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है, क्योंकि हम जो हमारे घरों में जो जल को इकट्ठा करने का स्रोत होता है टाका, उसमें इन सभी विधियों द्वारा जल को हम जीवाणु रहित करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, पराबैंगनी किरणों द्वारा कर सकते हैं, ओजोनीकरण द्वारा कर सकते हैं। हम ज़्यादा ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, हम अपने टाँके में ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण ज़्यादा डालते हैं, उसके द्वारा भी हम यूज करते हैं। या लाल दवा मिला सकते हैं जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, या हम फिटकरी मिला सकते हैं। एक बार इसको नोट करो। उसके बाद हम जल का एक और यौगिक पढ़ते हैं। जल तो कंप्लीट हो गया आपके, आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको नोट कर लो। जल को जीवाणु रहित करने की ये 5 मेथड है।
चलिए नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए अब हम हाइड्रोजन का अगला यौगिक पढ़ते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला H2O2। H2O2 अगर हम इसको थोड़ा तोड़े तो क्या मिलेगा, H2O प्लस O, मतलब जल प्लस ऑक्सीजन, यही मिलेगा। इस कारण हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन युक्त जल कहा गया है, ऑक्सीजन युक्त जल। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजनरेटेड वाटर, ऑक्सीजनरेटेड वाटर। तो एग्जाम पूछ जा सकता है कि ऑक्सीजन युक्त जल किसको कहा गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, या ऐसे भी पूछ जा सकता है कि ऑक्सीजन जनरेट वाटर किससे बोला गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोला गया, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है H2O2, अगर हम उसको थोड़ा डिवाइड करें, तोड़े, तो H2O प्लस O2 मतलब जल के साथ कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। जल का जो फॉर्मूला है उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खोज का पूछे तो इसकी खोज सन 1818 में थेनार्ड नाम का एक वैज्ञानिक था, थेनार्ड नामक वैज्ञानिक ने की। और अगर आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसकी संरचना पूछी जा सकती है। इसकी संरचना किस प्रकार होती है थोड़ा देखना, इसकी संरचना खुली किताब जैसी होती है। इस कारण इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना कैसी होती है, खुली किताब जैसी। इसकी संरचना इस प्रकार थोड़ा समझना, इसकी जो संरचना है वो खुली किताब जैसी होती है। कब आपको एग्जाम पूछ जा सकता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो संरचना किस प्रकार होती है, खुली किताब जैसी होती है, और इसमें जो ये बंद कोण है वो 101.9 डिग्री होता है। चलिए इसका उपयोग ध्यान रखना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या क्या उपयोग है। एक आप देखते हो कि जब आपको चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास पट्टी करवाने जाते हो, तो वो आपको जहां पे चोट लगी उस घाव को धोने के लिए एक डब्बी में जो हल्का नीला गाढ़ा द्रव है, जो हल्का गाढ़ा नीला द्रव होता है, उसका उपयोग करता है। और वो क्या है, वो ही आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड हैं। जो घाव धोने के लिए वो यूज कर रहा ना, वही क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। तो घावों को धोने में किसका उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और कहां पे यूज करते हैं, जो आपके कान है या नाक है या आंख है, इनकी सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कान के अंदर जो कचरा है उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जा सकता है। अगला देखिए थोड़ा, ये पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग है, इसका उपयोग रॉकेट में, आपके पनडुब्बी में या टारपीडो में ईंधन के रूप में किया जा सकता है। जो रॉकेट है या पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर चलती है, या जो टारपीडो होता है, टारपीडो क्या होता है, टारपीडो जल की सतह पर दागा जाने वाला प्रक्षेपणास्त्र है। जल की सतह पर दागा जाने वाला प्रक्षेपणास्त्र है। जैसे आप देखते हैं कि जो गोला है, कोई भी गोला जो दुश्मन के बंकर को नष्ट कर सकता है, ऐसा सैम का सैम गोला यदि जल की सतह में दागा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, टारपीडो कहेंगे। तो टारपीडो में भी ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना कि रॉकेट, पनडुब्बी और टारपीडो में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारा कंप्लीट हो गया है
हमने जो हाइड्रोजन के दो यौगिक पढ़े थे, एक तो जल और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको आप नोट कर लो। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑक्सीजन एक तो जल किसको बोला गया है, ऑक्सीजन डेड वाटर उतराएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना। दूसरा, इसकी संरचना कैसी होती है, खुली किताब जैसी संरचना होती है। और तीसरा, ये जो रॉकेट, पनडुब्बी और टारपीडो में ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं भाई, हाइड्रोजन और पेरोक्साइड का करते हैं। एक बार इसको नोट कर लो फटाफट। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें, और साथ में अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल की जो लिंक है उसको अधिक से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, ताकि इसका जो लाभ है वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।